तो क्लास बंक। सो आज हम देखेंगे इसमें मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म। तो ठीक है, ये हमारा बेसिकली 4th चैप्टर है यूनिट 1 का। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो थिंकर हैं वो कब पढ़ेंगे, एडवर्ड सैड के बारे में। बट इसमें और जो 5 थिंकर्स हैं, जैसे पियर बोर्डो हो गया, माइकल फौकॉल्ट हो गया, जो जुगेन हेबरमार्क्स हो गए, एंथनी गिडन्स हो गए, मैनुअल कैसल हो गए। तो ये जितने भी थिंकर्स हैं वो सारे पोस्ट कोलोनियलिज्म के बाद के हैं, मतलब 1947 के बाद के बेसिकली आपको ये थिंकर देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं एडवर्ड सैड के बारे में। तो देखो एडवर्ड सैड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में। तो इनकी थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ 1935 जेरूसलम में हुआ। ठीक है, जेरूसलम कहाँ, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 2003 में हुई, न्यूयॉर्क सिटी में। फाइन। अब बेसिकली अगर मैं इनके प्रोफेशन की बात करूँ, तो प्रोफेशन की अगर मैं इनको बोलूँ आपको, तो बेसिकली प्रोफेशन में बेसिकली इनका जो लिटरेरी क्रिटिक थे, मतलब जो जितने भी लिटरिक्स होते हैं ना, उनके ये क्रिटिक थे काफ़ी ज़्यादा, जो बेसिकली वो लिटरेरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड से लिख के आती हैं। फिर कल्चरल थ्योरिस्ट की तरह इन्होंने काम करा। ठीक है, देन इनका जो आता है एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के बारे में। पब्लिकली काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करी, अलग अलग जो भी लिटरेरी वर्क थे। अगर मैं इनके की कंट्रीब्यूशन की बात करूं, जो इनका मेजरली जो कंट्रीब्यूशन था वो इस प्रकार था कि इन्हें जो कहा जाता है वो फाउंडिंग फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को बोलते हैं इनको। मतलब जितने भी स्टडीज़ पोस्ट कॉलोनियल हुई हैं, मतलब 1947 के बाद, हमारी जब आज़ादी हुई उसके बाद, ठीक है, उसके बाद की जो स्टडीज़ जो इन्होंने करी, अगर हम उसको पर्सपेक्टिव में लें तो उनको फाउंडिंग फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के बारे में बोला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर आते हैं इनके कुछ फेमस वर्क्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। बेसिकली इन्होंने इनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है वो ओरिएंटलिज्म है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे ये होता क्या है। बेसिकली ये जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है ना हमारी, उनके बारे में काफ़ी क्रिटिक है इसके बारे में। तो बस आप इतना समझना कि जो एडवर्ड सैड है वो कौन है, वो हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ पोस्ट कोलोनियल स्टडीज़ है, और इनका जो फेमस वर्क है वो ओरिएंटलिज्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, की कॉन्सेप्ट जैसे कि ओरिएंटलिज्म हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल्चरल आइडेंटिटी हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गया, ऑसिडेंटलिज्म हो गया, और कैनॉन क्रिटिक हो गया, फिर वेस्टर्न और यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, इसमें आपके ये बहुत ही मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको बेसिकली यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है। फिर हम एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं। तो इनका पहला कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म। बेसिकली ओरिएंटलिज्म है क्या, देखो इसमें सैड जो है ना वो ये कहते हैं कि जो जितनी भी वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं बेसिकली वो करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि वहाँ के जो भी वेस्टर्न स्कॉलर्स हुए, अगर मैं राइटर्स बोलूँ या फिर मैं उनको बोलूँ कि जो भी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो कर क्या रहे हैं, बेसिकली वो एक वेस्टर्न थ्योरीज़ हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ थ्योरीज़ बनाई जो काफ़ी सिंप्लीफाइड थी। और वो जो सिंप्लीफाइड थ्योरीज थी वो क्या करती थी, वो बेसिकली जो इतने भी ईस्टर्न वर्ल्ड्स हैं उनके बारे में क्रिटिक करती थी, उनके बारे में हर चीज़ें क्रिटिसिज्म में ही बताती थी। ठीक है, तो इसको बेसिकली कहा क्रिटिसिज्म ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, अब ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया आपका, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ टर्म मिडिल ईस्ट, बट यहाँ पे लोग बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अफ्रीका के बारे में हो गया। तो जितनी भी ये ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इन सब के बारे में क्या करते थे, ये नेगेटिव इमेज इनकी क्रिएट करते थे। बेसिकली क्या करते थे, नेगेटिव इमेज। तो जितने भी ये जो यहाँ के वेस्टर्न थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो क्या एक सिंप्लीफाइड थ्योरी देते थे जिसमें वो नेगेटिव इमेज जनरेट करते थे किसकी, जो भी ईस्टर्न कंट्रीज़ होती थी, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अफ्रीका के बारे में। अब ये ऐसा करते क्यों थे, इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था सिंपली सा कि ये जस्टिफाई करते थे, किस चीज़ को जस्टिफाई करते थे, कि जो कोलोनियलिज्म है, ठीक है, उसको जस्टिफाई करते थे, वो सही है। और उनका जो डोमिनेंट रहता था, ठीक है, डोमिनेशन था, वो भी जस्टिफाइड था कि क्यों ये लोग उन चीज़ पे जो है रूल करते थे उस टाइम पे। तो रूल करने का इन्होंने रीज़न बताया कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, बेसिकली वो ईस्टर्न कंट्रीज़ जो थी वो कैसी थी, वो बैकवर्ड थी। ठीक है, वो बैकवर्ड के साथ साथ काफ़ी एग्जॉटिक थी। ठीक है, और काफ़ी मतलब इरेशनल थी, रेशनल थॉट्स नहीं थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं था। ठीक है, इरेशनल इनके थॉट्स थे। तो इस सब के बारे में इनका क्या ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, वेस्टर्न गाइडेंस की ज़रूरत थी। ठीक है, तो यही है बेसिकली थॉट्स ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म में बेसिकली ये बताया कि जो एडवर्ड सैड ने बोला कि वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं वो एक आर्टिस्ट थे, उनकी थ्योरी काफ़ी सिंप्लीफाइड थी, ईस्टर्न और क्रिटिक ईस्टर्न कंट्रीज जो थी उनका नेगेटिव इमेज क्रिएट करते थे और उनको क्रिटिक देते थे, कि उसका रीज़न ये था कि वो जस्टिफाइड और कॉलोनियलिज्म और डोमिनेंट वाला जस्टिफाई करते थे।
बेसिकली उन्होंने इसलिए रूल करते थे वो वहाँ पे ताकि वो बैकवर्ड है, एक्जोटिक है और डेवलपमेंट इतना होता नहीं था, रेशनल थॉट्स थे उनके, तो उनको वेस्टर्न की गाइडेंस की ज़रूरत थी। इसी को कहा गया ओरिएंटलिज्म। ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये एडवर्ड सैड का कॉन्सेप्ट था, इसको आप याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इनका जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो है कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में। हम देखते हैं कल्चरल आइडेंटिटी बेसिकली होता क्या है। देखो कल्चरल आइडेंटिटी होता क्या है, ये बेसिकली एक, इसको ऐसे समझो कि ये एक आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो आइडिया जो रिप्रेजेंट करता है आपकी पावर को, ठीक है, कहीं ना कहीं ओरिएंटलिज्म को, ओरिएंटलिज्म, ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। बट इन्होंने जो बोला, जो सैड ने बोला कि जो भाई कल्चर है ना, जो कल्चरल आइडेंटिटी है आपकी, वो जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो क्या है, वो फिक्स्ड और प्योर जो है नहीं है। ठीक है, अब ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो फिक्स्ड और प्योर नहीं है। और जो ये कल्चरल आइडेंटिटी जो डेवलप होती है ना, किस चीज़ की डेवलप होती है, वो डेवलप जो होती है वो बेसिकली आपकी हिस्ट्री से डेवलप होगी। ठीक है, आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा रहा होगा, कहीं ना कहीं पावर से भी वो डेवलप होगी। ठीक है, कोलियनिज्म से डेवलप होगी। ठीक है, या फिर उसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आपका ऑन गोइंग कल्चर है रिसेंट का, ठीक है, जो ऑन गोइंग कल्चर है, कल्चरल एक्सचेंज जो है, ठीक है, आप उसको समझो कि उसी से आपकी जो है कल्चरल आइडेंटिटी डेवलप हो रही है। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल। हिस्ट्री से कैसे डेवलप होगी, अब ये इसकी बात करते हैं। तो हाउ, कि ये कैसे डेवलप हो रही है। तो देखो, अगर हिस्ट्री से मैं आपको बात करूँ तो हिस्ट्री से कैसे डेवलप हो रही है, हिस्ट्री से ऐसे डेवलप हो रही है कि आपका जो चलता आ रहा है ब्रिंगिंग, ठीक है, जो सोशल नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, जो आप वहाँ की सोसाइटी में कर रहे हो। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको डरखाइम का बताया, तो डरखाइम में क्या हुआ कि एक बेसिकली सेक्रेट डिसाइड हुआ, ठीक है, उसके बाद लोग जाने लगे, वहाँ पे सर्टेन रिचुअल्स होने लगे, वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने लगा, तो वो हिस्ट्री से आपका वो कल्चर डेवलप हो गया। पावर के थ्रू कोई राजा ने कुछ चीज़ रूल करी और कुछ चीज़ लागू कर दी, तो उसके डोमिनेंस की वजह से वो चीज़ आगे जनरेशन टू जनरेशन फॉलो हुई, तो वो आपके कल्चर में आ गया। कोलोनियलिज्म के बाद आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आज़ादी के पहले देख लो, सब धोती कुर्ता पहनते थे, उसके बाद जब जीन्स वगैरह आने लगे तो इंडिया में आपसे जीन्स पहनने लगे, काफ़ी सारे कल्चरल ट्रांजिशंस हुए। फिर ऑन गोइंग कल्चर, अब जैसे कल्चर ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अब आप मैकडी बर्गर यहाँ खा रहे हो लेकिन वो यूएसए की है, ठीक है, मोमोज आप कहाँ के डिश है और कहाँ पे खा रहे हो, तो ये बेसिकली कल्चरल आइडेंटिटी का कल्चरल एक्सचेंज है। तो बस एडवर्ड सेड भाई साहब सिंपल सी यहाँ पे ये बात कहते हैं कि जो कल्चर है वो ना प्योर नहीं है। कल्चर क्या है, वो प्योर नहीं है, वो फिक्स्ड भी नहीं है, वो क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। सिंपल सी इतनी सी बात है, तो आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिपीट करके फिर सुन लेना। ठीक है, तो ये कल्चरल आइडेंटिटी हो गई। फिर आता है इनका अगला कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट वाला। ठीक है, उसको भी हम, तो ह्यूमन राइट में बेसिकली क्या कह रहे हैं। अब बेसिकली जो सैड है ना, वो क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स को है ना, उसको कौन से लेंस से देख रहे हैं, उसको लेंस से देख रहे हैं ऑफ पावर के। ठीक है, पावर के लेंस से देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन के लेंस से देख रहे हैं, या फिर मैं बताऊं जस्टिस के लेंस से देख रहे हैं, या ग्लोबल इनइक्वालिटी के लेंस से देख रहे हैं। अब ये इनइक्वालिटी और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इनइक्वालिटी है या पावर है, इसके क्यों ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल वो क्या कर रहा है, वो ह्यूमन राइट्स का, किसका, जो प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स का, वो प्रिंसिपल कौन डिसाइड कर रहा है, वो वेस्टर्न कंट्रीज ही तो डिसाइड कर रही हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिकल, उसमें किस चीज़ का इन्फ्लुएंस रहता है, पॉलिटिकल का। ठीक है, बेसिकली उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोगों के छुपे होते हैं, तो इसी को ही उन्होंने बोला वेस्टर्न डोमिनेंस का ह्यूमन राइट्स। इतना क्लियर हुआ। तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ, सैड जो है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलते हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उसको वो लेंस के थ्रू देखते हैं, वो उस तरीके से देखते हैं कि पावर, रिप्रेजेंटेशन, जस्टिस, ग्लोबल इनइक्वालिटी है, उसका एक सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स का, कि लोगों की क्या करना, लोगों को जहाँ अन्याय मिल रहा है उसके राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक डोमेन में लेके आना और उसको जस्टिस दिलाना। बट जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ह्यूमन राइट्स के है वो कहाँ से आए, वो वेस्टर्न कंट्रीज से आए, और उसमें ना पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट निहित रहता है उन वेस्टर्न वर्ल्ड्स का। ठीक है, तो उन्होंने उसको बोला कि ये जो है वो वेस्टर्न डोमिनेशन है, किसका, वेस्टर्न कंट्रीज़ का। ठीक है, तो इसी को सेट्स बोलते हैं ये, कि ह्यूमन राइट्स जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है कॉन्सेप्ट है बाय द वेस्टर्न कंट्रीज़। ऑक्सीडेंटलिज्म, तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, वो रिवर्स ऑफ ओरिएंटलिज्म का है। ठीक है, ओरिएंटलिज्म मैंने आपको समझाया ही था कि जिसमें वेस्ट जो है क्या कर रहा है, वो नेगेटिव इमेज जनरेट कर रहा है, किसकी, ईस्टर्न कंट्रीज़ की। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेंशलिज्म में क्या है, जो ईस्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो नेगेटिव इमेज जनरेट कर रहा है, किसकी, वेस्टर्न कंट्रीज़ की। तो इतना क्लियर हुआ, बस सेम चीज़ है,
यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक मिरर इमेज है ऑफ ओरिएंटलिज्म, जहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म है वो इमर्ज होता है डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में, जो भी उसके सोशियोलॉजिकल थॉट्स प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब इसमें जो बेसिकली जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, वो स्टीरियोटाइप व्यूज़ दिखा रही हैं, सिंप्लीफाइड इमेजेस दे रही हैं, ठीक है, आइडियोलॉजिकल नरेटिव सेट्स कर रही हैं, आइडियोलॉजिकल नरेटिव्स जो है वो किसके सेट कर रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, ठीक है। तो यही हो गया क्या आपका ऑक्सीडेंटलिज्म। इतना क्लियर हो तो बस इसमें इतनी समझने की ज़रूरत है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैनन क्रिटिक। देखो कैनन क्रिटिक में बेसिकली क्या है कि जो एडवर्ड सैड है ना, वो बेसिकली पहले कैनन समझो। कैनन में क्या है कि ये वेस्टर्न कल्चरल पावर को शो करता है, वेस्टर्न कल्चरल पावर। अब इट कैन बी डन शोन बाय विथ एनीथिंग, या तो बुक्स होंगी, स्कॉलर्स की आइडियोलॉजीज़ होगी, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझो कि जो पावर के थ्रू ये दिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें कैनन के अंदर आएंगी, ठीक है। अब बेसिकली जो लिस्ट ऑफ बुक्स हैं या जो अदर थॉट्स प्रोसेसेस हैं सोशियोलॉजिस्ट के, ठीक है, उसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ बुक्स हैं, उनकी जो जो प्रेजेस करे गए, जो उनकी बेसिकली उनकी जो पॉजिटिव इमेज दिखाई गई है इन बुक्स में, उसके बारे में वर्णन है। तो जो सैड हैं वो इस जो लिस्ट ऑफ बुक्स हैं, जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं कैनन की, ट्रेडिशनल ग्रेट बुक्स, ठीक है, जिसमें जो कि बेसिकली वेस्टर्न लिटरेचर्स में लिखी हुई हैं, ठीक है, वेस्टर्न लिटरेचर्स की हैं। अब इसमें है क्या कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ की इसमें क्या करा है, प्रोत्साहन करा गया है, इनको प्रेस करा गया है, किस चीज़ के रिफ्लेक्ट में, और वहाँ पे जैसे पावर ये बहुत मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, ठीक है। एक्सक्लूजन करा गया है जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है उनके बारे में, यूरो सेंट्रिक होना चाहिए चीज़ें, क्योंकि बिकॉज दे आर एलीट पर्सनैलिटीज़। तो इनके बेसिकली प्रेजेस लिखे गए हैं इस किताब में। तो कैनन जो जो सैड हैं वो इनका क्रिटिक करते हैं, और वो बोलते हैं कि बेसिकली पहले प्रेजेस समझो। प्रेजेस में बेसिकली इनको और क्या बताया गया है, बेसिकली इसमें बताया गया कि ये सुपीरियर्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़, ये यूनिवर्सल है, इनकी जो चीज़ चाहेंगे, जो कॉमन रूल होगा वही फॉलो होगा, सिविलाइज्ड होते हैं ये लोग, बाकी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं वो सिविलाइज्ड नहीं होती हैं, ठीक है, काफ़ी रेशनल थॉट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा जो इन्होंने ईस्टर्न कंट्रीज़ को रेशनल बताया गया है, ठीक है। अब कैनन क्या करते हैं, कैनन इसमें और ये बताते हैं कि जिसमें ईस्टर्न कंट्रीज़ को क्या करा गया है, ईस्टर्न कंट्रीज़ को पूरी तरह एक्सक्लूड करा गया है इनमें, इनके प्रोत्साहन में, और जो भी इनके बारे में अच्छा नैरेटिव सेट करते हैं। बेसिकली ये जो कैनन्स हैं या जो ग्रेट बुक्स हैं, इनमें क्या है, नेगेटिव कोनोटेशन ईस्टर्न कंट्रीज़ का दिखाया गया है, और बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करा गया। और जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको पोर्ट्रे कैसा करा गया है, उनको पोर्ट्रे करा गया है नेगेटिव वे में, क्लियर, नेगेटिव वे में करा गया है, बैकवर्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, तो इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जैसा ओरिएंटलिज्म में बोला गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैनन क्रिटिक। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जो इनका है वेस्टर्न और यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट। तो बेसिकली इसमें वेस्टर्न और यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट में ये बताते हैं कि जो यूनिवर्सल नॉलेज है ना, जितनी भी अभी यूनिवर्सल जो नॉलेज आ रही है, ठीक है, कहाँ पे जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड में वो जो है वो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वही सब ये चीज़ें क्रिएट कर रही हैं, जितनी भी हमारी यूनिवर्सल जो नॉलेज आ रही है। अब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि अगर मैं आर्टिफिशियल की एग्जांपल लूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसेंट में, तो वो जो आर्टिफिशियल की जो नॉलेज आई वो कहाँ से आई, बेसिकली वो वेस्टर्न कंट्रीज से ही तो आई। तो सैड यही कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सल नॉलेज और रिसेंट के टाइम पे वो जो नॉलेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो बेसिकली वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। मतलब संक्षेप में बताऊं कि जो वेस्टर्न वैल्यूज़ है ना, तो वेस्टर्न की वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, या फिर मैं बोलूँ कि जो वर्ल्ड व्यू है, ठीक है, वो सारा यूनिवर्सल ट्रुथ बनता जा रहा है कहीं ना कहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ, उसके अलावा कोई सोच नहीं रहा। अब जो भी ये यूनिवर्सल ट्रुथ बना दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल उन पर चलते जा रहे हैं, लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी की रियलिटी बनती जा रही है, ठीक है, ये बात सही है। अब जैसे फेसबुक देख लो, फेसबुक बनाया, फेसबुक आ गया, मेटा में अगर आप देखो तो फेसबुक भी हो गया और इंस्टा भी हो गया, तो लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जनजीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ गए। तो जितना भी जो वेस्टर्न या जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, वो यूनिवर्सली डिसाइड हो रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रही हैं, और उन्हीं के आइडिया पे लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, और उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो ह्यूमैनिटी में ये लोग फेवर कर रहे हैं। तो यही है वेस्टर्न और यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट। यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट या वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट वही होगा जो वेस्ट ने कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसको ह्यूमैनिटी जो है फॉलो कर रही है। अब भाई ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, चाहे वो वेस्ट की पावर समझ लो, उसकी वजह से यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है,
ठीक है, जो यूनिवर्सल नॉलेज आ रही है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। अब चाहे पावर की वजह से मान लो, या उनका वेस्टर्न का आइडिया मान लो, या उनका टैलेंट मान लो, या फिर आप उनको जो आपकी वीकनेस मान लो उसको, कि भाई आप जो हो आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली सारी वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है और ह्यूमैनिटी उसको फॉलो कर रही है। सो ये लेक्चर कंप्लीट होता है अबाउट द एडवर्ड सेड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको कवर कर ली। कहीं पे भी वेस्ट का क्रिटिक आएगा ना, आप अपने ऑप्शंस में देख लेना, वेस्ट का क्रिटिक आएगा वो ऑप्शन एडवर्ड सेड का ही होगा, उसको ही करेक्ट करके आना है आपको। अब वो देख लेना उसमें नेगेटिव पूछा है या पॉजिटिव पूछा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द क्लास बंक गाइज। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।